हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट वाली सेक्शन में न्यूज एंड शॉर्ट्स को मैं दूसरा जो आज क्लास है और ये इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 10वें टॉपिक्स। इसके पहला टॉपिक सभी कंप्लीट हो चुके हैं और ये टॉपिक है अटलांटिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में इसमें। और एक सूचना ये है कि आंसर राइटिंग वाला जो टॉपिक है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर IAS PCS। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस 10 बजे मैं डाल दूंगा, आपको लिख के वहाँ पे ID होगी उस पर भेजनेगा, कॉपी चेक होकर मिलेगी आपको। और उसका डिस्कशन जो है मॉडल आंसर का मैं यूट्यूब पे करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको करा रहा हूँ अटलांटिफिकेशन। अटलांटिफिकेशन जानते हैं क्या है? जो आर्कटिक महासागर है ऊपर वाली सी, देखिए ये पृथ्वी है, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए अटलांटिक सागर हो गया, हाँ इस वाले सीजन में ऊपर जो आर्कटिक सागर है उसी में क्या है ना कि जो भी अटलांटिक महासागर का जल है ना वो प्रवाह कर रहा है, ठीक। तो काफ़ी मात्रा में आर्कटिक महासागर में पहुंच रहा है। तो जो भी मतलब इसमें क्या है ना कि आसपास जो भी सागर है ना, इसमें क्या है कि जो गर्म जल का प्रभाव है वो बढ़ रहा है, खारा और गर्म जल। इससे क्या हो रहा है कि जो भी बर्फ़ है ना वो पिघल रही है। इसी प्रक्रिया को अटलांटिफिकेशन कहा है। मतलब इसकी प्रभाव जो है अटलांटिक जो महासागर का प्रभाव और जो जल है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो वहाँ पहुँचा, इसी को अटलांटिफिकेशन बोला। अब सरल शब्दों में कह दें कि जो भी आर्कटिक जो है ना उसमें अटलांटिक जल का प्रभाव बढ़ रहा है, यही इसी को अटलांटिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि अटलांटिक महासागर में के जो गर्म जल उसकी काफ़ी मात्रा आर्कटिक महासागर में पहुँच रही है, ठीक। जो बैरेंट सागर है, आपने अगर मैपिंग किया होगा तो पता होगा। देखिए ये देखिए मैपिंग में से और अच्छे से कराऊंगा। ये बैरेंट सी है, ठीक। ये ग्रीनलैंड सी है, ये नॉर्वेजियन सी है, ठीक। ये फ्रॉम स्टेट है और ये क्या है, आर्कटिक ओशन है। यहीं से जो है ये जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। यहीं से जल का प्रवाह हो रहा है, किसका? अटलांटिक महासागर का, ठीक। तो इसी से क्या हो रहा है, जब इससे प्रवाह होता है तो ये क्या होता है कि जो होता है ना कि आर्कटिक महासागर की जो ऊपरी परत होती है समांतर जो समुद्री जो हिम होता है, मतलब कि बर्फ़ होती है, उससे ढकी होती है, ठीक। अब इसके नीचे ठंडे जल की परत मौजूद होती है। इसी कारण से जो बर्फ़ है वो अपना मात्रा बनाई रखती है, ठीक। अब इसी परत के नीचे जब अटलांटिक महासागर जो गर्म और खारे जल की आपूर्ति हो रही है तो क्या हो रहा है कि आपस में तालमेल नहीं बैठता है। और इसकी वजह से क्या है कि जो भी ठंडे जल की परत के ऊपर जो भी हिमावरण यानी बर्फ़ है वो अटलांटिक जल से आने वाले गर्म जल के संपर्क में नहीं आता है। इसी कारण से जो है हिमावरण पिघलने से बचा रहता है। लेकिन अब जब पानी पहुंच रहा है तो क्या कि जो भी अलग अलग परतें मिल रही हैं, इसी कारण से अटलांटिफिकेशन हो रहा है और जो बर्फ़ है ना वो पिघल रहा है, वो हिमावरण में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। इसी कारण से क्या है कि बर्फ़ पिघलने से वहाँ की जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है और उस स्थान की पारिस्थितिकी पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? आर्कटिक डायपोल नामक जो एक प्रक्रिया होती है, ये इसी कारण से डायपोल के नाम से एक जो प्रक्रिया यही उत्तरदायी है इसके लिए, अटलांटिफिकेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि जो उत्तरी अमेरिका ना उसके ऊपर क्या है कि एंटी साइक्लोन पवन है और यूरेशिया की जो देखिए ये मैप देख लीजिए, ये अमेरिका हो गया, ठीक, उत्तरी अमेरिका, और ये यूरेशिया हो गया। बीच में जो है ये मान लीजिए ये अटलांटिक महासागर है और ये ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये एंटी साइक्लोन है ऐसे वाली जो, ठीक, और यहाँ है साइक्लोन, ठीक। इस प्रकार की एक दाब है और इसी दाब के कारण क्या है कि जो पवनों की जो चक्रवाती पवनों की जो स्थिति है ये करीब 15 साल में परस्पर बदलती रहती है। इसी कारण से जो है ये वो है पहुँच रहा है। तो जो आर्कटिक जो डायपोल उसका धनात्मक चरण क्या है, या फ्रेम जल संधि, ये देखिए, ठीक। फ्रेम जल संधि इंपॉर्टेंट है। फ्रेम जल संधि को देखिएगा, ग्रीनलैंड और के आसपास है ये फ्रेम जल संधि। मैं आपको कराऊंगा उस मैपिंग वाले सेक्शन में, बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसका सारा बहुत सारा ट्रिक भी है और अच्छा सा आपको याद हो जाएगा, बहुत सारा है इसमें। अभी एक ही बताया ना, फ्रेम जल संधि। इससे होते हुए जो आर्कटिक में अटलांटिक जल के पहुँचने को रोक करके आर्कटिक हिमावरण के पिघलने की दर को धीमा करने में योगदान देता है, ठीक। और जो आर्कटिक द्विध्रुव का जो ऋणात्मक चरण है, इससे क्या है, हिमावरण के पिघलने की दर होती है और तेज हो जाती है। तो दो चीज़ है इसमें बताया गया, ठीक। अब आते हैं आर्टिफिशियल रीफ। ये क्या है कि जो मत्स्य पालन विभाग है ना, वो तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए क्या है कि जो प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत क्या है कि आर्टिफिशियल कोरल रीफ को बढ़ावा दे रहा है। ये एक प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है। इसका उपयोग क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावास में सुधार करने, उत्पादकता बढ़ाने, पर्यावास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
इसका प्रमुख लाभ क्या होगा? इससे समुद्री तट पर जो लहरें से होने वाली जो क्षति होगी वो कम होगी। पारिस्थितिकी तंत्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्सृजन में मदद मिलेगी और कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करेगा। जो कोरल रीफ होते हैं ना, कार्बन सिंक के बहुत अच्छे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको कार्बन को सिंक करते हैं, मतलब उसको सोख लेते हैं कार्बन को, ठीक है। अब क्या है, मनोरंजक मत्स्यिकी और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। अब क्या है, बॉटम ट्रॉलिंग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा निकटवर्ती क्षेत्र में। बॉटम ट्रॉलिंग जानते हैं? अगर आपको नहीं पता तो बॉटम ट्रॉलिंग में बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये मान लीजिए समुद्र है, ये समुद्र की लहरें हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। ये समुद्र की लहरें हैं, ठीक, ये समुद्र की लहरें हैं। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये एक जो ना एक नाव है, ये मान लीजिए एक नाव है, ठीक, नाव है। अब ये क्या करेंगे कि लोग जो इलेक्ट्रिक नाव, मतलब इसमें मोटर वाली नाव होती है, इसमें लोग क्या करते हैं कि जाल फेंकते हैं, ठीक, जाल फेंकते हैं एकदम समुद्र के तल तक, ठीक। अब ये क्या होती है ना कि नाव ऐसे गति करेगी और नीचे का जो भी मलबा रहेगा, जो भी सारी पारिस्थितिकी तंत्र रहेगी, मछलियाँ रहेंगी, सब कुछ उखाड़ पखाड़ के नीचे से ये आगे लेके चली जाती है। इससे क्या होता है कि मछलियाँ तो आती हैं, लेकिन क्या है कि पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, ये जो है ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एकदम नाश हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसमें बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे कोरल रीफ होती हैं। यही बॉटम ट्रॉलिंग है। ये श्रीलंका ने बैन किया हुआ है, श्रीलंका ने बॉटम ट्रॉलिंग को बैन किया हुआ है, ठीक है। अब भारत के जो, अब क्यों श्रीलंका वाले जो भारतीय मछुआरों को पकड़ते हैं, आप ये देखिए, ये भारत है, ये श्रीलंका है। अब क्या है कि यहाँ पे एक कचहरी आइलैंड होगा। अब यहाँ विवाद है। अभी क्या होता है कि ये भारत जो है यहाँ बैन नहीं किया गया है। अब भारत के जो मछुआरे हैं वो कभी कभी जो यही बॉटम ट्रॉलिंग करते करते श्रीलंका वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और श्रीलंका वाले जो सैनिक है वो नौसेना उसको पकड़ लेती है। बॉटम ट्रॉलिंग श्रीलंका में बैन है, ठीक है, भारत में बैन नहीं हुआ है। तो अभी इसको प्रतिबंधित किया जा सकेगा, अभी सकेगा बात की गई है, तो जाहिर सी बात है बैन नहीं है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉटम ट्रॉलिंग, देखिए समझिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो सबसे बड़ा एक जो इंटरनेशनल रिलेशन में मुद्दा ये भी है। तो इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें क्या है कि BS6 स्टेज के जो दूसरा स्टेज है उसमें क्या है कि विश्व के पहले प्रोटोटाइप इलेक्ट्रोफाइड फ्लेक्स व्हीकल को लॉन्च किया गया। इस वाहन में क्या है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी मौजूद होगा। इसे इथेनॉल का उच्च मात्रा में उपयोग करेगा, बेहतर ईंधन दक्षता को प्रदान करेगा, ठीक है। अब FFP में एक आंतरिक दहन इंजन लगा हुआ है, ये मतलब इंटरनल। ये इंजन क्या करेगा, अधिक प्रकार के ईंधन और ईंधनों के मिश्रण को पर संचालन कर सकेगा। उदाहरण के लिए क्या है, E85 ईंधन, इसमें क्या 85% तक इथेनॉल और 15% तक गैसोलीन की मात्रा के हिसाब से अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। लाभ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर जैसे हानिकारक जो प्रदूषण उसका बहुत कम उत्सर्जन होगा, साथ ही कच्चे तेल पर आयात निर्भरता में कमी आएगी। दोस्त देखिए क्या इसमें पारंपरिक गैसोलीन ईंधन की तुलना में बहुत कम माइलेज मिलेगी, ठीक। इथेनॉल के उत्पादन के लिए बहुत अधिक जल खपत करने वाली फसल जैसे कि गन्ना वगैरह को उगाया जाएगा। BS6 स्टेज क्या है, आप जानते होंगे BS6 स्टेज क्या है, उत्सर्जन मानक आंतरिक दहन और स्पार्क इग्निशन इंजन के उपकरण से वायु प्रदूषण के आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किया गया। सरकार ने क्या किया कि सीधे सीधे BS4 से सीधा BS6 पर उछल गई, इसने उत्सर्जन मानकों को उसको लागू कर दिया। ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गए थे। इसे अपनाने से ईंधन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। BS6 मानकों के तहत जो है जो सल्फर की मात्रा को 80% तक घटा दिया गया है और 50 पार्ट्स पर मिलियन के कम करके 10 ppm कर दिया गया है। अब ये क्या कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम क्या है, वर्ष 2021-22 के लिए इथेनॉल आपूर्ति में पेट्रोल के औसतन 10% इथेनॉल मिश्रण को जून 2022 में प्राप्त कर लिया गया था। अब क्या है कि 20% तक जो है 25-26 तक इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 25 तक, ठीक है। इसके बाद आता है समुद्री प्रकाश, मैरीन लाइट पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीन लाइट पोल्यूशन। ये क्या है, जनरल एक्वेटिक कंजर्वेशन में एक अध्ययन में समुद्री प्रकाश से जुड़ी जो तटीय समुद्री प्रणालियों के समक्ष उत्पन्न संकट को उजागर किया है। हालांकि होता क्या कि प्रकाश प्रदूषण को रात्रि में जो है कृत्रिम प्रकाश यानी कि एलन के रूप में भी वो जाना जाता है। इस यह पर्यावरण में क्या है, अत्यधिक गलत दिशा में अवरोधक कृत्रिम प्रकाश से जो आमतौर पर बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होता है। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, 3 प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत हो गया सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश और बायोल्यूमिनेटेंस का प्रकाश, ठीक है। बायोल्यूमिनेटेंस का प्रकाश क्या होता है कि यह कुछ जीवों के भीतर जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कृत्रिम प्रकाश क्या होता है, शहरी रोशनी, अपतटीय तेल और गैस, विंड फॉर्म्स और द्वीपों के विकास में उत्पन्न प्रकाश होता है। ये जो होता है आपका समुद्री।
अब इसमें क्या है कि समुद्री प्रकाश प्रदूषण निपटने के लिए प्रमुख सुझाव है क्या कि जो तटीय क्षेत्र में उसमें रोशनी हेतु लाल प्रकाश का उपयोग करना चाहिए, कृत्रिम प्रकाश के प्रसार को रोकने के हेतु अवरोध निर्मित करने चाहिए, समुद्री संरक्षण क्षेत्रों या अंतर्राष्ट्रीय स्काई डाइव के क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिए, समुद्री जीवों की दिनचर्या से संबंधित महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान प्रकाश प्रदूषण में कमी होनी चाहिए, क्रूज लाइट हाउस के बेहतर विकल्पों को अपनाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये बात की गई है। अब होता क्या है कि जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश का महत्व क्या है, तो जो आम महासागर को आमतौर पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर ना हम 3 जोन में बांटते हैं, यूफोटिक, डिस्फोटिक और एफोटिक। यूफोटिक में क्या है, जो अप्रकाशी जोन, इसमें 200 मीटर से कम होता है, संबंध प्रकाशी में 200 से 1000 मीटर और एफोटिक में 1000 मीटर से नीचे। समुद्री जीव में क्या है कि जो प्रकाश द्वारा निर्देशित दृश्य प्रणालियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि सौर और चंद्र चक्र में उसके जीवन की घटनाओं जैसे कि एग हैचिंग को विनियमित करते हैं। ठीक है। प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव क्या है कि उथले जलीय क्षेत्रों के प्रकाश संश्लेषणों की क्लोरोफिल बनने की क्षमता कम हो जाती है, सहजीवी प्रक्रियाओं में बदलाव आता है, कोरल रीफ के समग्र स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बनती हैं, एक प्रजाति के शरीर क्रिया विज्ञान में परिवर्तन अंतर प्रजातिगत परस्पर क्रियाओं को प्रभावित करता है। इससे निशाचरी प्रमुख प्रजातियों की जो प्रजनन दर है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट जो साइन हुआ है इसमें फ्रेमवर्क अपनाया गया है, क्या है कि किसानों के अधिकारों पे दिल्ली फ्रेमवर्क्स ऑन किसान राइट्स, फार्मर्स राइट्स, सॉरी। तो इसमें क्या है कि किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी जो थी GSFR ने किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क को अपनाया गया। इसका आयोजन FAO के खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA के सचिवालय ने किया। PGRFA एक कच्चा माल है। ठीक है, जो सभी फसल किस्मों का मूल है। इसमें बीज सहित अन्य जो पादप अनुवांशिकी मतलब पेड़ों की जो अनुवांशिकी सामग्री है उसमें शामिल होती हैं। दिल्ली फ्रेमवर्क के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बस चीज़ें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। इसमें क्या है कि इसके लिए UN के अलग अलग साधनों में कार्यात्मक सह प्रक्रिया स्थापित करना है। ठीक, जो पढ़े हैं ITPGRFA और CBD। ठीक है, जैविक विविधता विषमय और देशज लोगों के अधिकारों पर UN घोषणा पत्र आदि शामिल होते हैं। ठीक है। इसमें क्या कि पारंपरिक किस्म के लिए किसान प्रबंधित बीज की प्रणाली का समर्थन करना है। दक्षिण यानी साउथ त्रिकोणीय और क्षेत्रीय सहयोग सहित किसान केंद्रित साझेदारी के अवसरों का निर्माण करना है। ठीक, अब एक क्या है कि ITPGRFA क्या है, दुनिया भर में PGRFA के संरक्षण उपयोग और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, इसे बीज संधि के नाम से जानते हैं। बीज संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या है कि ये बाध्यकारी समझौता किस तरह से कानूनी रूप से 2001 में अपनाया गया था और यह लागू 2004 में होता। भारत इस समझौते का एक पक्षकार है। ठीक है, जिसकी ये ITPGRFA क्या है, एक पहुंच और लाभकरण की एक विशिष्ट बहुपक्षीय प्रणाली के माध्यम से सीमा पार पादप अनुवांशिकी संसाधनों को साझा करना संभव बनाता है। भारत ने क्या किया है, पादप कृषि और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को अधिनियमित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, पादप अनुवांशिक संरक्षण और संसाधनों के संरक्षण और सुधार में लगे किसानों तथा अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन किसको मिला है, डॉक्टर स्वाति नायक को। 2023 के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार UPPCS प्री घोषणा की गई। डॉक्टर स्वाति नायक भारतीय वैज्ञानिक हैं और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक है। अब आपको बताना कि ये संस्थान कहाँ पे है, कमेंट करिएगा संस्थान है कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है सवाल, यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कौन देता है ये, रॉकफेलर फाउंडेशन देता है, बस इतना जानिए। ठीक, यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि में खाद्य में असाधारण और विज्ञान आधारित उपलब्धि के लिए $10,000 की नगद राशि दी जाती है। ठीक, इन्होंने क्या किया था, जो डॉक्टर स्वाति नायक थे, उन्होंने मांग आधारित राइस सीड सिस्टम तथा जलवायु अनुकूल और पौष्टिक चावल किस्मों को अपनाने के लिए लघु किसानों को शामिल करने के लिए एक नवाचारी तरीका अपनाया था, इसी कारण इनको मिला। एक वॉकिंग लीफ है वॉकिंग लीफ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने क्या है, पत्तियों के कीटों फाइडले कुल की क्या है 7 वर्ष पूर्व जो है अज्ञात प्रजातियों का वर्णन किया है। वो ठीक, ये क्या है, इसे वॉकिंग लीफ के रूप में जाना जाता है। वॉकिंग लीफ क्या है, ये क्या होता है कि इसकी ये पत्ती की जैसे दिखने वाले इन कीटों का रंग आमतौर पर हरा होता है, देखिए पत्ती की तरह दिख रहा होगा बिल्कुल। और ये क्या होता है, ये हिंद महासागर के द्वीपों में ये दक्षिण एशिया और क्या है, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य भूमि के कुछ हिस्सों में तथा पश्चिमी प्रशांत में पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ये नर कीट क्या होते हैं, मादा की तुलना में थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक, एक है कि क्लाइनिक्सिया
क्लाइनिक्सिया झांगी, ये क्या है, शोधकर्ताओं ने लगभग 520 मिलियन पूर्व जीवाश्म की जांच की, चीन में पाए गए हैं, तो नाम से पता चल गया कि चीन का होगा। ठीक, अब नए शोध से पता चला कि जो क्लाइनिक्सिया के सिर पे 3 आंखें थी, उसके 2 पंजे थे, वह शिकार को पकड़ने के लिए जो है इसका उपयोग करता था। ये क्या है कि चांगजियांग बायोट का हिस्सा है और ये आर्थ्रोपोडा वर्ग से है, बस जान लीजिएगा कहाँ पे है, चीन में है, और आर्थ्रोपोडा से, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट इसका बस जान लीजिएगा। अब ये था बहुत इंपॉर्टेंट, मिथुन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएसआई ने क्या किया है, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा हुआ था, मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, याद दिलाइएगा, मैं शेयर करूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, भूल जाता हूँ। इस पर मैंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने बताई थी, वो आपकी मेंस में भी एक बार सवाल बना हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट काम है। ये जो आर्टिकल था वो शायद किसी दैनिक जागरण में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया है कि मिथुन यानी जो बोस फ्रंटलिस है, इसको क्या किया है कि फ्रंटलिस को खाद्य पशु के रूप में माना है, फूड एनिमल। इसी से पहले जो है ना कि इसी से पहले जो है हिमालयन याक को दिया गया था, हिमालयन याक को भी दिया गया था, जो हिमालयन याक है उसको फूड जो है ना, हिमालयन याक, इसको फूड जो है एनिमल के रूप में माना गया था। अभी क्या है, मिथुन को भी जो है, ये देख रहे होंगे आप मिथुन, इसको फूड के रूप में, फूड एनिमल के रूप में इसको मान्यता दी गई है। अब ऐसे पशु हैं जिन्हें क्या है कि खाद्य उत्पादन या मांस के लिए इसको पाला जाता है। ठीक है, यह प्रजाति क्या है, बेविडे कुल का जुगाली करने वाला जानवर है। पर्यावास कहाँ कहाँ पाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के कुछ हिस्से मिलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है, राजकीय पशु है, इंपॉर्टेंट है। यह गौर जैसा दिखता है, भारतीय बाइसन जैसा, लेकिन क्या है कि उसके आकार में तुलना में छोटा होता है। अभी देख लीजिए, खाद्य पशु की जो मान्यता मिलने पर क्या होता है कि इस जो जानवर है इसकी घटती संख्या पर विराम लगेगा, क्योंकि इसको लोग पालेंगे, खाद्य के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। अब क्या है, एफएसआई ने वही बताया ना कि हिमालयन याक को भी खाद्य पशु का दर्जा दिया था। ठीक है, अभी क्या है कि टेरिगोट्रिला इंटरमेडिका, ये क्या है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने क्या है, पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की। ठीक है, अब इस मछली को क्या है कि आमतौर पे अगर देखा जाए तो आमतौर पे क्या है, गनार्ड या सी रॉबिन्स कहा जाता है। यह ट्रिग्लिकाय कुल से संबंधित है। दुनिया भर में कुल 178 प्रजातियां होती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अब एक समुद्री मछली थी, इसकी खोज की बस भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने इसको खोज की थी, बाकी सब चीज़ें अपने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। रेड फॉर एंट क्या है, रेड फॉर एंट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की ये चींटी का पहली आक्रामक चींटी प्रजातियों में से एक है, इंपॉर्टेंट है। आक्रामक प्रजातियों पे सवाल यूपीएससी पूछा हुआ है, यूकलिप्टस से भी पूछा हुआ और यूपीएससी से भी पूछा हुआ है। तो आक्रामक चींटी है पहली, ठीक है, तो एक है, मतलब अब ये पहली बार यूरोप में पाई गई है। अब इसमें और क्या है कि मूल नेटिव क्षेत्र क्या है कि दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है, किंतु यूएसए, मैक्सिको, कैरेबियन, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब क्या है कि ये रासायनिक स्राव और स्टिमुलेशन के माध्यम से संचार स्थापित करती है। ठीक, अब स्टिमुलेशन क्या होता है कि शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से रगड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसी की ध्वनि को स्टिमुलेशन कहते हैं, और इसी से ये क्या करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं। अब आक्रामक प्रजातियां क्या होती हैं कि पादप और जानवरों की विलुप्ति के कारण बनती हैं, खाद्य सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती हैं, पर्यावरणीय आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, अब एक आता है आर्टिकल साबूदाना सैगो अब इंपॉर्टेंट है। सैग्रोशेयर नामक एक सहकारी समिति है ना, उसके सेलम में, जो मतलब तमिलनाडु में सेलम है, उससे उत्पादित जो साबूदाना है उसके लिए जिसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग जब मिल जाता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब साबूदाना क्या होता है कि जो कच्चे टैपिकोवा होता है ना, कसावा, उससे प्राप्त होता है। यह ठोस या मोती की तरह होता है। आप देखेंगे साबूदाना सफ़ेद रंग का होता है। बागवानी फसल है टैपिकोवा, जो क्या होती है, उष्ण कटिबंधीय या गर्म आर्द्र वाले क्षेत्र में उगती है। 100 से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसको, 100 सेंटीमीटर से। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है साबूदाना में, प्रोटीन, वसा, फैट और विटामिन की मात्रा कम होती है। ठीक, ये इजी टू डाइजेस्ट होता है और जल्दी ऊर्जा देता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साबूदाना। ठीक है, अम्बुगे फॉरेस्ट का है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, आसपास के जो अन्य कस्बों की तुलना में क्या है कि अम्बुगे में वर्षा की मात्रा में कमी आई है। अम्बुगे कहाँ पे है, जगह इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है, इंपॉर्टेंट है। और इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का चेरापूंजी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए, आप लिख लीजिएगा कॉपी पे कहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सवाल बनेगा। अगर ईपीपीसीएस सचेत रहा तो सवाल यहाँ से ईपीपीसीएस के लिए बन जाएगा। अम्बुगे वन, ठीक है, ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है, दक्षिण भारत का चेरापूंजी बोलते हैं इसको। 8000 मिमी की जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये मध्य पश्चिमी घाट में 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों का क्या है, विशिष्ट क्षेत्र है। यह सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य और कुद्रे मुख राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है।
और ये कहाँ पे सोमेश्वर वन्यजीव कुद्रेमुख, ये भी कर्नाटक में है। यह इंपॉर्टेंट यहाँ भी है कि ये किंग कोबरा का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। यहाँ सिर्फ किंग कोबरा का एकमात्र दुनिया में, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया में किंग कोबरा सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है। कहाँ पे? एगुम्बे वन में। और ये कहाँ पे? कर्नाटक में है, शिवमोगा जिले में। इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का चिरापुंजी। यहाँ बहुत अधिक बारिश भी होती है, ठीक है। और ये मध्य पश्चिमी घाट में है। और यहाँ सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कुद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास है ये। और इसे क्या बोलते हैं? इस जगह को द कोबरा कैपिटल, इसको बोलते हैं द कोबरा कैपिटल। तो ये पूरा ये पार्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार, डबल स्टार इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं, एक सियांग नदी है और अभी ये इसको मैप है, ओमेगा ब्लॉकिंग है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, अब कुछ है भी नहीं, ये सब चीज़ें खत्म है। इसको ना शाम वाली जब क्लास होगी ना तो इसको ऐसे नहीं कराना सियांग नदी को, इसको मैपिंग कराएंगे इस पर मैपिंग साथ कराएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये सियांग नदी हो गया और ओमेगा ब्लॉकिंग भी कुछ है नहीं, इसको देख लेते हैं। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स है और प्रोजेक्ट भीष्म इसको देखते हैं पहले। ये क्या है कि आरोग्य मैत्री क्यूब अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। इसमें क्या है कि भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया, जिसमें क्या है कि 72 क्यूब में असेंबल और एयरलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। इस क्यूब में क्या है, आपदा में जीवित बचे 200 लोगों के लिए और 48 घंटे की सहायता के लिए चिकित्सा उपकरण और अन्य आपूर्ति है। मेडिकल क्यूब को क्या है, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड हिट एंड मैत्री को बताता है, ठीक है। अब क्या है कि भारत पहले ही सद्भावना दर्शाते हुए म्यांमार को क्या है 2 आरोग्य मैत्री क्यूब दान कर चुका है, श्रीलंका को एक क्यूब तैयार कर रहा है। तो प्रोजेक्ट भीष्म को याद रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधित है, ठीक है। और ये क्या है, इसके तहत अस्पताल बनाए गए हैं। अब एक बात आता है मोरक्को में भूकंप। मोरक्को में भूकंप क्यों आया था? भूकंप जो था ना, लिथोस्फीयर के भीतर जो ऊर्जा तरंग है उसके कारण उत्पन्न तरंगे होती हैं, ये आता है। तो मोरक्को में क्या हुआ, देखिए मैप देख लीजिए, मैप से ही करा देता हूँ, इसमें कुछ और बताना लायक नहीं है। मोरक्को में भूकंप क्यों आया? देखिए, ये अरेबियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, बीच में क्या है, एनाटोलियन प्लेट आ जाती है, ठीक। अब एक आता है इसमें कि जो है एगिगियन सी प्लेट आती है, देखिए। तो इसमें अभी देखिए, अभी क्या अफ्रीका प्लेट इधर जा रही है, ठीक, यूरेशिया प्लेट इधर आ रही है और इसी बीच में एक एगिगियन सी प्लेट है जो समुद्री है, ये क्या है, एजियन सी प्लेट। एजियन सी प्लेट क्या है, एगियन एजियन सागर, आप देखेंगे इधर होगा एजियन सागर का सी प्लेट है, टूटे हुए भ्रंश के एक प्रकार से इधर आती है। और एनाटोलियन प्लेट जो है ना, ये इधर आती है और जो एनाटोलियन प्लेट होती है वो इधर आती है, ठीक। तो अब क्या आता है कि इधर ही इसी साइड पे यहीं पे क्या है, मोरक्को है, ठीक है। मोरक्को का आप देखिएगा, मतलब उसका जो अगर लोकेशन देखिएगा तो मोरक्को इसी साइड पे होगा, ठीक है। अब इससे होता ये है कि जब भी ये प्लेट होती है ना, ये यहीं पे मोरक्को है। अब इससे इतना भ्रंश घाटी ये पैदा होगी ना, यहाँ भूकंप आएगा। और ये अटलस पर्वत का केंद्र था, ये भूकंपों का केंद्र। अब क्या कि जटिल ये एकदम है, बिल्कुल जटिल है। यहाँ पे 3-4 प्लेटें जो है आपस में टकरा रही हैं और बार बार एक दूसरे को जो है यहाँ पे घर्षण होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये रिवर्स फ्लोटिंग होती है, भ्रंश जिम्मेदार होता है। तो ये क्या कि दबाव यहाँ बनता है, इसी कारण से जो है अब ये जो है यहाँ पे भूकंप देखने को मिला है, ठीक है, मोरक्को वाला में। अब किलाउआ ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं करा के यहीं पे बंद करूँगा। बाकी जो चाइना वाला डैम है उसको मैं थोड़ा मैपिंग करा दूंगा उसका, तो उससे थोड़ा मैपिंग करा देने से क्या होगा कि चीज़ें वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। किलाउला ज्वालामुखी क्या है, अमेरिका राज्य में यूएसए में किलाउला ज्वालामुखी में फिर से उद्वार हुआ। किलाउला को क्या बोलते हैं, माउंट किलाउला ज्वालामुखी भी बोलते हैं। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा, यूपीपीसीएस के लिए यह आएगा सवाल, क्योंकि जो भी ज्वालामुखी न्यूज में रहता है यूपीपीसीएस सवाल यहाँ से बना देता है। अब ये क्या है कि दक्षिण पूर्वी भाग में हवाई द्वीप पर स्थित है। अब ये क्या, ज्वालामुखी क्या होता है, ध्रुव प्रपट्टी यानी क्रस्ट में क्या होता है, छिद्र या दरार होता है, जिसके माध्यम से जो भी सैल या गर्म टुकड़े होते हैं, गर्म गैसें होती हैं, वो समय समय पर निकलते रहते हैं। किलाउला ज्वालामुखी यूएसए में है, इसको दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पे है, याद रखिएगा यूएसए में, ठीक है। अब एक बात और देख लीजिए, इसको ओमेगा ब्लॉकिंग, ठीक है। ओमेगा साइन क्या है, इसको क्यों ओमेगा बोलते हैं, क्योंकि वो ओमेगा शेप का है, देख लीजिए ऐसे, ठीक है, ये ग्रीक साइन। इसमें क्या है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हाल के दौरान जो बाढ़ के लिए क्या है, निम्न दाब प्रणाली, लो प्रेशर, ये जिम्मेदार थी। ये क्या है कि नीदरलैंड के ऊपर, नीदरलैंड को देख लीजिएगा, इसके ऊपर जो ओमेगा के आसपास केंद्रित होती है। जब ओमेगा कब होता है, जब 2 निम्न दाब वाली जो जेट प्रणाली होती है, जेट के मुख्य प्रवाह से कट जाती है, इसके बीच में हाई प्रेशर फंसी रहती है। जैसे ये देखिए, हाई प्रेशर यहाँ फंसी हुई है, इधर भी लो प्रेशर, इधर भी लो प्रेशर, तो इसी कारण से यहाँ पे जो है ये
बाढ़ के लिए अब यहाँ चक्रवात आएगा, अब चक्रवात आएगा तो जाहिर सी बात है खूब भारी मात्रा में बारिश होगी और बारिश होने पर यहाँ पे बाढ़ आती है। तो इसी कारण से ये है चरम मौसमी घटनाओं से इसको जोड़ा गया था, ओमेगा ब्लॉकिंग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि अब यहाँ पे चीज़ें आप लोग समझ लिए होंगे। बस एक बचा हुआ है यही डैम वाला। डैम वाला छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैपिंग करा देंगे, मैपिंग करा के थोड़ा सा अच्छे से बताऊँगा। रिवर भी बहुत सारे रिवर्स हैं और रिवर्स पर शाम वाली जो क्लास हुई ना उसमें रिवर्स को और इसका जो डैम का प्रभाव है और क्या इस पर न्यूज़ में क्यों रहा है, सारी चीज़ें हैं, इसको मैं करा दूंगा। तो ये बिना मैप का हो नहीं सकता, इस मैप दिया नहीं हुआ है, मैं इसको शाम में कराऊंगा। और हम लोग शाम वाली क्लास में सोशल इशूज़ शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एक आर्टिकल न्यूज एंड शॉर्ट्स का ये वाला आर्टिकल ये और सोशल इशूज़ यहाँ से शुरू करेंगे और इसको तो हम निपटा देंगे, आज ख़त्म कर देंगे सोशल इशू पूरा, ज़्यादा नहीं है ये, बस इतना ही है, इसको आज हम ख़त्म करेंगे। और हम लोग कल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू कर जाएगा। तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में जरूर जुड़िए, बहुत बेनिफिट होगा आपको, फ्री में मिल रहा है। वहाँ पे लाखों कोचिंग में पैसा देंगे वो बर्बाद होता है, यहाँ पे सीखिए, फ्री में सिखाया जाएगा। धन्यवाद।